नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है उसने पूरे युद्ध का समीकरण बदल दिया है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके शीर्ष नेतृत्व को बड़ा झटका लगा, यहाँ तक कि उसके सुप्रीम लीडर को भी उसने खो दिया। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। मिसाइलों और ड्रोन के साथ लगातार जवाबी हमले, और वो भी योजनाबद्ध तरीके से। यही वजह है कि अब कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि शायद अमेरिका और इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम करके आंका था। तो क्या ईरान इस युद्ध के लिए पहले से तैयार था? क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक गणना गलत साबित हो रही है? क्या अब इस युद्ध को रोकना मुश्किल हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका को अब ईरान की जमीन पर सेना उतारनी पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध लंबा और विनाशकारी रूप ले सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभुदयाल साहब, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटर्नी आनंद आहूजा, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रभुदयाल साहब, आप मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ऑडियो पैच हो गया है तो पहला सवाल मैं आपसे ही लूँगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल और अमेरिका के दावे भी कुछ इस तरीके के थे। अगर हम ट्रंप के पुराने बयानों को निकाल के देख लें कि मानो बस शुरू करने की देर है और वो तो ख़त्म कर देंगे इसको। शायद उनको कामयाबी भी मिली। उन्हें लगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने पहले ही स्ट्राइक में उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया, शायद उसके बाद युद्ध ख़त्म हो जाएगा, ईरान बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं और हमले ईरान की तरफ से ज़्यादा बढ़ गए हैं। करंट सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या ईरान की ताकत को आंकने में अमेरिका और इजराइल से गलती हो गई, थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान की ताकत को सही समझा था। लेकिन देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो कंबाइंड मिलिट्री ताकत है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। अभी तक जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो एरियल स्ट्राइक्स हुए हैं, कोई ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं हुए कि जो रिजीम टॉपल हो जाए। देखिए, गहरी चोट लग रही है ईरान, कोई इसमें संदेह नहीं है। ईरान की जो अर्बन सेंटर्स हैं, जिनको वो सिटीज कहता है, वो 1250 से थोड़ा ज्यादा है। तो लगभग 170-175 पे गहरे वार हुए हैं। ईरान को बहुत चोट लगी है। लेकिन देखिए, ये भी हमको मालूम था कि अगर ईरान को चोट लगेगी तो वो ये कहेगा कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो गल्फ कंट्रीज में उसने अटैक शुरू किए, और ऐसे अटैक्स उन कंट्रीज पे कि न सिर्फ वो अमेरिकन बेसिस पे, क्योंकि ये सब ज्यादातर अमेरिकन एलाइज हैं, लेकिन क्योंकि कभी भी कोई अटैक होता है तो उसका फॉल आउट भी होता है, कोलैटरल डैमेज भी होता है। तो कुछ कोलैटरल डैमेज हुआ और कुछ शायद ईरान ने जान के कुछ सिविलियन टारगेट्स चुने। तो ईरान की कोशिश है कि वो प्रेशर डाले इन कंट्रीज के थ्रू कि भाई ये जल्दी से जल्दी कुछ युद्ध खत्म किया जाए, समझौता हो, क्योंकि ये सब देश जो है उनको नुकसान हो रहा है। अब देखिए, इनमें से कुछ ने, जैसे सऊदी ने कहा है कि हम लड़ेंगे ईरान के साथ, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये लड़ने की क्षमता तो रहती नहीं। इसीलिए इन्होंने एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई हुई है। पहले वो सदाम हुसैन से डरते थे, सदाम के जाने के बाद ईरान का डर कायम है। पहले भी ईरान से डरते थे, लेकिन अब एक ही डर रह गया ईरान से, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री पावर है इनसे कहीं ज्यादा है। तो ये ईरान को बहुत चोट लगी है, लेकिन ईरान ने ये टैक्टिक अपनाई कि हम जो है दूसरों पे हमला करके उनसे प्रेशर डलवाएं कि वो लड़ाई खत्म हो। लेकिन ऐसा होता नहीं लग रहा है। और ईरान पे जो अब जिस तरह के नए वार हो रहे हैं, उनका एक वॉरशिप गिरा दिया गया, डुबा दिया गया आज श्रीलंकन कोस्ट के पास। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो वहाँ की रजीम है ईरान में, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी साथ में काम करते हैं, वो अब बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो वैसी नहीं रही जैसी ये 4 दिन पहले थी। वो कैपेसिटी अफेक्ट हुई है। और अब दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की जो शक्ति है वो कहीं ज्यादा है।
तो मेरे विचार में इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, लेकिन न सिर्फ ईरान के लिए, न सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि ऑयल सप्लाई, ट्रेड, ये सब अफेक्ट होंगे, सप्लाई चेन अफेक्ट होंगे। तो मेरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अगर किसी तरह का समझौता हो जाए और ये लड़ाई बंद हो तो बहुत अच्छा। समझौते की भी बातें आती हैं, वो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन इस बार इस पे बात कर ले कि क्या इस समय वॉरफेयर के तौर पे चल रहा है। कमर आगा साहब, तो देखिए जब शुरुआत हुई थी लगभग वही सवाल, लेकिन थोड़ा आगे ले जाके इसको पूछता हूं। तो ट्रंप साहब, अच्छा कमर आगा साहब अभी ज्वाइन नहीं किए, तो चलिए मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास ही चला जाता हूँ। स्वर्ण सिंह साहब, ऐसा सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ईरान ने इस तरह के टकराव के लिए पहले से अपनी रणनीति बनाई हुई थी। उसके मतलब मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि जो खामनेई साहब थे उन्होंने सबको ऑर्डर दिया था कि 4 सक्सेशन ऑर्डर तैयार करके रखो, एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, चौथा, इस तरीके से आते रहेंगे, चाहे वो उनके खुद के लिए हो, चाहे अलग अलग मिलिट्री काडर के लिए हो, या फिर अलग अलग लोगों के लिए हो। तो जिस तरह की प्रिपरेशन के साथ ईरान था, इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक भी तैयारी की थी, जो मैंने पढ़ा और सुना, कि अगर देश के अंदर विद्रोह होता, जिसकी उम्मीद कर रहे थे शायद डोनाल्ड ट्रंप भी, लगातार उन्होंने पहले ऐसे ही बयान दिए कि बस ये हमला है, इसके बाद आप सत्ता संभाल लीजिएगा, आपके लिए वक्त आ गया है। लेकिन खामनेई की मौत के बाद तो उल्टा नजारा दिखा। लोग सड़क पर तो उतरे, लेकिन ज्यादा उनके समर्थन में उतरे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाने वाले या कि अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया, इस तरह के तो अभी तक कुछ देखा नहीं गया। और कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसके अलग अलग कमांड डिवीजन, वो भी उन्होंने तैयार करके रखे थे। अब कितनी खबरें अंदर से आ पा रही हैं, नहीं आ पा रही, नहीं पता। लेकिन क्या सबकी सोच के मुकाबले ईरान ने इस सारी सिचुएशन के लिए अपने आप को बहुत वेल प्रिपेयर रखा था, जिसकी उम्मीद शायद नहीं की गई? देखिए, सबसे पहले तो विपिन, एम्बेसडर प्रभु दयाल ने जैसे कहा कि अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य बल है वो बहुत बड़ा है, ताकतवर है ईरान के सामने। पर यह भी सच है कि ईरान को लगातार धमकियां मिल रही थी, इशारे और संकेत मिल रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है। इसलिए जाहिर है कि उन्होंने तैयारी बिल्कुल जरूर की होगी। पर क्योंकि इस तरह से पहले ही स्ट्राइक में उनके जो शीर्ष नेता हैं, उनके साथ साथ करीब 40 या 45 दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर के जो नेतृत्व है वो भी मारा गया, तो जाहिर है कि शायद वो पूरी तरह से तैयार थे भी नहीं। पर लगातार जिस तरह से हमले अब ईरान कर रहा है, आप देखें कि वो पूरे क्षेत्र में उसने युद्ध बढ़ा दिया है। शायद टर्की को भी निशाना साधा है और हिजबुल्ला इसमें आ गया अभी। तो मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ी चिंता है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ठीक से कैलकुलेट या विश्लेषण नहीं किया कि क्या हो सकता है। और इसीलिए देखिए, रिजीम चेंज जो हुआ उसको माने या नहीं माने ये साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी वही थियोक्रेटिक स्टेट, आईआरजीसी और वही राष्ट्रपति, वो सब वही हैं। और दूसरा, जो उनको लगता था कि क्विक जल्दी से एकदम जीत हो जाएगी उनकी, वो भी नहीं हुआ है। तो लगातार वो कहते रहे, पिछले जून में उन्होंने कहा, इस बार फिर पहले स्ट्राइक के बाद कहा कि उन्होंने एकदम नॉकआउट स्ट्राइक दे दिया है ईरान के ऊपर और कमजोर हो गया ईरान। पर उसके बाद भी लगातार अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के नागरिक, अमेरिकी सोल्जर मर रहे हैं, कम संख्या में पर वो मर रहे हैं। इसके चलते उनको ये भी शायद जानकारी नहीं थी कि डोमेस्टिक पुशबैक होगा, डेमोक्रेट्स का ही नहीं, रिपब्लिकन्स का भी। और अमेरिका में ये जो भय का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा, उन्होंने वो भी शायद ठीक से समझा नहीं। और सबसे बड़ी जो उनको एकदम अचानक हम देख रहे हैं कि पत्ते अलग तरह से खुल रहे हैं, वो उनके अपने एलाइज, और सबसे खास उनके जो एलाई हैं यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ उनका लगभग टकराव होना शुरू हो गया है। और उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ उनकी कैंपेन में शामिल नहीं होंगे ईरान पर हमला करने के लिए। और अपने सैन्य ठिकानों को भी इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी झिझक दिखाई उन्होंने शुरू में। और उसके साथ साथ स्पेन है या टर्की है, वो भी एकदम अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो जो उनको लगता था कि उनके साथी देश हैं, वो भी उनका रुझान शायद उन्होंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। और आखिरी बात, उनके जो युद्ध के उद्देश्य हैं वो अभी तक साफ नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। यदि रिजीम चेंज चाहते हैं तो क्या उनकी परिभाषा में रिजीम चेंज हो गया है या नहीं हुआ है,
वो चाह रहे थे कि लोग विद्रोह में खड़े हो जाएं। वो हुआ नहीं, उल्टा जैसे आपने कहा कि अली खमैनी के मरने के बाद लोगों में और भी राष्ट्रवाद और एक तरह से देश के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, समर्थन है, वो और भी बढ़कर सामने नजर आ रहा है। तो लगातार एक तरह से युद्ध फैलता जा रहा है और जैसे एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा कि अब तो ये इंडियन ओशन तक पहुंच गया। वहां एक जो उनका फ्रिगेट ईरान की जो भारत के एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सम्मेलन में शामिल होने आए थे, उस पर करीब 180 के आसपास कह रहे हैं कि क्रू था, जो टॉर्पीडो से स्ट्राइक करके डुबो दिया अमेरिका ने। और उनमें से शायद 32 लोगों को अभी तक कुल रेस्क्यू किया गया है। करीब 80 के आसपास लाशें बरामद हो चुकी हैं, ऐसी खबरें श्रीलंका से मिल रही हैं। तो ये जो लगातार नए पहलू खुल रहे हैं युद्ध के, शायद अमेरिका उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। हाँ, ईरान भी तैयार नहीं था, पर ईरान जिस तरह से पूरे क्षेत्र में इस युद्ध को फैला पा रहा है, मुझे लगता है कि वो उसका एक तरह से ईरान को युद्ध जीतना नहीं है, उसको केवल हारना नहीं है, ये उसका उद्देश्य मुझे लगता है। और लगातार पूरे विश्व में एक तरह से इसको संकट की तरह से पेश करने की उनकी जो क्षमता है, वो जाहिर है कि वो सारे देशों को चिंता में डाल रही हैं। और उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप पर अंदरूनी उनके नेटो अलायंसेस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनके ऊपर लगातार प्रेशर बने। जी, तो अब ये युद्ध जो चल रहा है, इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो रणनीति तो है, लेकिन हथियारों पे ये सबसे ज़्यादा टिका हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिवाच, अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ कि विद इन अमेरिका पेंटागन के कुछ अधिकारी, कुछ अलग अलग और अटॉर्नीज वहाँ पर ये बोल रहे हैं ट्रम्प साहब को कि जो आपका भंडार है वो तेज़ी से कम हो रहा है, आपके जो क्षमता है, जो आपके हथियार हैं वो कम हो रहे हैं, काफ़ी सारा आपने यूक्रेन वाले युद्ध के लिए लगाया। अब इस उसमें भी, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का बयान है कि हम जब तक चाहें तब तक युद्ध लड़ सकते हैं, हालांकि एक बड़ा वेग सा बयान है ये। और दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्शन के आंकड़े में देख रहा था कि जो डिफेंसिव मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनका प्रोडक्शन ईरान ने इस समय बहुत हैवी कर रखा है और अमेरिका में वो उसके मुकाबले बहुत कम है। तो अगर हम ये कंपेयर करें, और फिर ईरान आए दिन जो है अलग अलग तस्वीरें भी निकाल रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ अमेरिकन रिपोर्ट्स का जिक्र करूं तो उसके पास करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये सब का जखीरा है। साथ में वो ड्रोन्स जो कि काफ़ी तबाही मचा रहे हैं, सस्ते वाले ड्रोन्स एज़ कम्पेयर टू उनको रोकने के लिए जितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखें तो कितने दिन ईरान अपनी स्ट्रेटेजी के साथ युद्ध को खींच सकता है? कभी ना कभी तो हथियार खत्म होंगे डेफिनेटली, इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, कितने भी आपने अंदर बंकर बना के रख लिए होंगे, पर उसकी भी एक लिमिट होगी। कहते हैं 5 अंडरग्राउंड साइट से ईरान के अंदर बड़ी बड़ी, जहां पर ये सब कुछ स्टोर्ड है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, तमाम रिपोर्ट से जो इस वक्त फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा हिसाब क्या कहता है सर? हाँ बिल्कुल, देखो प्रवीण, इसमें यह है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। क्यों किया ये देखें कि उन्होंने ये सोचा था कि जैसे ही हमला होगा, अगर उन्होंने आयतुल्लाह अल खमैनी और उनके टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांडर को मान दिए तो वो ईरान जल्दी ही मोरल डाउन होगा और वो हो सकता है वो रिजीम चेंज या किसी भी डिमांड के लिए मान जाए। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने किया क्या? ईरान ने पहले जो 12 जून में 12 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उससे जो सबक सीखे वो उसने अप्लाई किए। एक स्वॉट एनालिसिस किया एज ए मिलिट्री कमांडर। उन्होंने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या किया। उन्होंने देखा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे मिसाइल, हमारे रॉकेट, हमारे ड्रोन्स। हमारी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस है हमारे पास एयर पावर नहीं है, हमारे पास एयर डिफेंस नहीं है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं है। और उसने इसको देखते हुए इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से किया कि जिससे वो एक प्रकार से दुश्मन के इलाके के अंदर हिट करें जहां दुश्मन को स्ट्राइक करता है ज्यादा। वो कैसे? इन्होंने इसको रीजनल वार बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जितनी भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, वो चाहे कतार हो, बहरीन हो या सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, उन पे हमले किए। और उनके हमलों से एक तो उनको नुकसान हुआ, मिलिट्री बेसिस को कोलेटरल डैमेज हुआ, और उधर से फिर इन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट किया इन देशों ने कि भाई अमेरिका को ये लड़ाई बंद करो। और सच्चाई ये है कि वहाँ की ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी रुक गई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। आज जो
सिक्योरिटी प्रोवाइडर था अमेरिका, आज मिडिल ईस्ट के लिए वो एक लायबिलिटी बन गया है। तो ये सारा माहौल ही चेंज कर दिया ईरान ने। दूसरा क्या किया, उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहाँ 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है, और जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो शूट कर गए, $85 पर बैरल से ऊपर चले गए। सुनने में आया अगर ये 10-12 दिन और चली तो ये $100 से ऊपर चले जाएंगे। तो सच्चाई ये है कि इन्होंने इकोनॉमी को हिट कर दिया, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना जिसका 60% ऑयल जाता है, भारत की भी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा। और तीसरा, उन्होंने जो हौथी रिबल हैं उनको जो है रेड सी के अंदर सक्रिय किया, वो भी हिट कर रहे हैं शिप्स को, उनको भी लंबा रास्ता लेना पड़ता है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काटने पड़ रहा है। अब इन्होंने एक दूसरी स्ट्रैटेजी ये की कि जो उनके पास मिसाइल रॉकेट हैं वो ही उनकी लाइफलाइन है, जितना लंबा उसको खींचेंगे उतना ही, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इजराइल पे हमले किए पर लिमिटेड किए, क्योंकि इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके पास मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कुछ हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। उनके पास आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद एरो सिस्टम भी है, पेट्रोइड मिसाइल है, थर्ड है। तो वहां पर हमले जो है लिमिटेड कर रहे हैं, मगर ज्यादातर हमले जो मिडिल ईस्ट की तरफ कर रहे हैं जहां इंपैक्ट उसका ज्यादा, क्योंकि यहाँ एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, वो क्या कर रहे हैं कि एकदम इतने हमले नहीं कर रहे कि कल जो जखाड़ा है इनका मिसाइल रॉकेट का वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो 5-6 हजार के करीब ही है, और उन्होंने उसको अंडरग्राउंड रखा हुआ है। उनके जो जिस प्रकार वो जो फायर करते हैं तभी बाहर निकालते मिसाइलों को, फायर करके फिर जो इनके लोकेटर हैं वो अंदर चले जाते हैं। अब जो मदद है, क्या इसकी मदद किसी ने की है? जो रूस और चीन से सोचा था कि उनकी मदद ज्यादा होगी वो नहीं हुई, क्योंकि रशिया यूक्रेन लड़ाई में, चाइना जो है वो ताइवान की तरफ देख रहा है। हाँ, मिसाइल और ड्रोन दिए हैं, मगर ये लड़ाई से रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया। अब होगा क्या, देखो अब ये होगा कि अगर रिजीम चेंज करना चाहता है तो अमेरिका उसको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। वो बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं करेगा, उसको अफगानिस्तान और इराक से एक सबक सीख लिया, बॉडी बैग जाएंगे तो ये जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, ये पक्का डोनाल्ड ट्रंप हारेगा। तो करेंगे क्या, वो यही करेंगे कि भाई किसी तरीके से लड़ाई को इतना ले जाएं कि जो जखीरा है ईरान का मिसाइल रॉकेट का वो खत्म हो जाए, एनर्जी सेक्टर पे करें, इसके न्यूक्लियर स्टोर करें, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को करें, जो भी इनका कमांडर बनता है उसको एलिमिनेट करें। और दूसरा ये है अपने जो अब अकेला रह गया ईरान, इसमें कोई शक नहीं, कोई उसके साथ नहीं खड़ा, तो उसका जो एनर्जी सेक्टर भी है, ऑयल सेक्टर, 200 से 400 बिलियन डॉलर का कह रहे हैं कि नुकसान हो चुका है ईरान को। ये नहीं कि ईरान कैन फाइट अनएंडिंग वॉर, आफ्टर ऑल जो इजराइल और अमेरिका है उसकी टेक्नोलॉजी तो जनरल सिवाच, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया, इस पर आगे और चर्चा करेंगे कि ये यूएस के फेवर में नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतारे, तो क्या बिना ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतारे हो जाएगा? और वैसे भी ये बहुत बड़ा इलाका है, अगर आप जोग्राफिकल कंपैरिजन दे दर्शकों को तो इराक के मुकाबले 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है या उससे भी ज़्यादा, तो इतना आसान होगा नहीं, लेकिन इसको और एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो भी सर ने भी उठाया था यहाँ पर, स्वर्ण सिंह साहब ने, कि विद इन अमेरिका, आनंद आहूजा साहब, विद इन अमेरिका भी ट्रंप साहब के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने जो भी एनालिसिस किया, जितने समय में सोच रहे थे, लेकिन अब चीज़ें वैसी होती हुई नज़र आ नहीं रही। तो क्या उनको अपने ही देश में अब थोड़ा फसन महसूस हो रही है जहां उनको विरोध के स्वर उठ रहे हैं? दूसरा, वो तो खुद उसके प्रखर समर्थक थे कि भाई अमेरिका को तो आपको किसी वॉर में उतारना ही नहीं है, अमेरिका को आपने बहुत वॉर लड़ा लिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसमें खर्चा बहुत होता है। लेकिन अब वो वॉर में उतरे तो उतरे, वो फंस भी गए हैं, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते तो और लग जाएंगे, ऐसे भी बयान देने पड़े कि नुकसान होता है, जाने भी जाएंगी। तो क्या उनके लिए अपने होम टर्फ को ही बचाना मुश्किल है? आगे चुनाव भी हैं, अभी मिलिट्री सिचुएशन भी समझाई जनरल साहब ने, क्या सिचुएशन बन रही है अमेरिका में ट्रंप के लिए? विपिन जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक मिनट में सभी पैनलिस्ट ने जो बातें कही हैं उन पर कमेंट करना चाहूंगा। जरूर। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कभी भी यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो आवाज किसी भी मुद्दे पे ना उठाए, चाहे वो वियतनाम की बात थी। अगर आप मोहम्मद अली जो कैशियस कले बन गए बाद में, तो उस वक्त भी काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे वार के अगेंस्ट जो यूएस से इन्वॉल्व हुआ।
जब इराक में यूएस इन्वॉल्व हुआ तभी काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुए। और आज अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं। अगर आप कल की देखें सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की जो ब्रीफिंग जो मार्को रूबियो ने की, उसके बाद जो रिपब्लिकन सेनेटर्स कांग्रेसमैन बाहर निकले, उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन जब डेमोक्रेट सेनेटर्स बाहर निकले उस मीटिंग से तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो अगर एक जो अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज को क्रिटिसाइज करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश ही उसके अगेंस्ट हो गया है। दूसरी बात आपने कही कि तैयारी की बात की, तो अगर मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी लेगेसी को एक ये छोड़ के जाना चाहता हूं कि मैं एक शांति का मसीहा था, जो ये क्लेम करते रहे कि मैंने 8 जंगों को रुकवाया, जो ये क्लेम करते रहे कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, अगर उनकी थिंकिंग में कोई चेंज आई तो इसका मतलब कुछ तो हालात रहे होंगे ना। वो कहते हैं कि कुछ तो उनकी भी रही होंगी मजबूरियां, यूं ही जिंदगी में कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर उनकी थिंकिंग में कोई चेंज हुआ है, और वो चेंज क्यों हुआ है, अभी आपके पैनलिस्ट ने बात की वो तैयार ही नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। और अगर आपने कल ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी होगी तो उनपे उसने साफ कहा कि अगर हम ईरान पे अटैक नहीं करते तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान जो है हम पे अटैक करने वाला था। तो आप उस चीज को मिस कर, हमें 9/11 के अंदर आनंद साहब, पर क्या ये बात हम मान सकते हैं या उतरी कि ईरान ये कोशिश करता कि वो इन पे अटैक करता? ऐसी क्या उसके पास एक बैकअप होती कि वो अमेरिका और इजराइल पे अटैक करने जाता? बिल्कुल। तो आप लोगों का जो एनालिसिस, लेफ्टिनेंट मेजर साहब ने भी बात की, सवाल लड़ाई में ड्रोन की, सवाल लड़ाई में रॉकेट्स की नहीं है। आप देखिए बाइडेन के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे ईरानियंस इलीगल आए। जो रियल प्रॉब्लम यूएसए को आज ईरान से है वो नंबर 1 स्लीपर सेल से है, ना कि जो लड़ाई हो रही है उसमें। ये लड़ाई तो है हफ्ता 10 दिन के अंदर आप देखना ये खत्म हो जाएगी। आप मेरे वर्ड जो है मार्क कर लीजिए, क्योंकि ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 दिन से या 15 दिन से ज्यादा इस लड़ाई को बैटलफील्ड में ले जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी वहां पे अपने सोल्जर्स को नहीं भेजना है। ये लड़ाई जो होगी, ये आज ईरान की यूनाइटेड स्टेट्स ने आधी से ज्यादा एयर पावर और नेवी पावर को खत्म कर दिया है। इससे ज्यादा जो है ईरान कुछ दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने एक बात की, जो उसने गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया, मेरे हिसाब से ये ईरान की सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि उसने अननेसेसरी यूएसए, इजराइल के अलावा जो ये 9 कंट्रीज न्यूट्रल रहने वाले थे, इनको भी अपने अगेंस्ट कर लिया है। चाइना ने और रशिया ने ईरान का साथ नहीं दिया है। 57 मुस्लिम कंट्रीज में से सिर्फ पाकिस्तान ने ओपनली कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ आज नहीं खड़े हैं। ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की जो हिस्ट्री है वो 2 दिन की या 4 दिन की या 4 साल की नहीं है। पिछले 47 ईयर्स के अंदर ईरान जो है वो ये डिक्लेयर करता रहा कि मैंने दुनिया के नक्शे से इजराइल को खत्म कर देना है। ईरान ने फतवा इशू किया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 बार असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं, और अब इन्होंने, ईरान ने फिर कहा कि हमने ट्रंप को असैसिनेट करना है। तो अगर आप हालात देखें, ये सिर्फ 4 दिन के या 4 साल के नहीं हैं, 47 है। अगर आप ईरान और इजराइल की हिस्ट्री भी देखी है, 1979 से ईरान जो है टर्की के बाद सेकंड कंट्री था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र माना 1948 में। इंडिया ने इजराइल को राष्ट्र माना 1950 में। ईरान ने इंडिया से पहले इजराइल को राष्ट्र माना। अगर आप देखें, ईरान जिस वक्त नासर इजिप्ट के अंदर लेट 60s के अंदर, मिड 50s के अंदर जब नासर ने पैन अरब मूवमेंट चलाई, तो ईरान जो है मिडल ईस्ट से टोटली आइसोलेट हो गया। और उस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ईरान का कोई अगर दोस्त था तो सिर्फ इजराइल एक दोस्त था। लेकिन उसके बाद 1979 के अंदर हालात बदले। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के क्लोज आ गए, खासकर अब्राहम अकॉर्ड के बाद। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड से पहले भी अगर आप लेट 60s की वार देखें इजराइल और इजिप्ट के अंदर, जिसमें
हुस्न मुबारक जो है नहीं, जब पॉइंट सर कि ये काफी सारी हिस्ट्री है इसके पीछे, लेकिन आज जहां पर आके खड़ा हो गया है पूरा मसला, वो सिचुएशन, कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए। आगा साहब, तो एनालाइज करने की कोशिश ये हो रही थी शुरू से कि अभी सभी लोगों का ये कहना है कि भले ही आप इसको कितना भी मान लें, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चलिए मिस असेसमेंट हो गया ईरान को लेकर, तो और अब तो खुद ट्रम्प साहब ने कह दिया कि चलो 3, 4, 5 हफ्ते, समझ लीजिए महीना सवा महीना की जंग चल जाएगी। लेकिन क्या उससे ज्यादा किसी भी सिचुएशन में टेक्निकली ये पॉसिबल है कि ये दोनों पावर आपस में लड़ पाए, जहां एक तरफ खड़ा है इजराइल और अमेरिका जैसी पावर, और दूसरी तरफ ठीक है बहुत तैयारी की है, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन काफी बड़े लॉसेस भी अब सह चुका है। कितनी और दिन खींच पाएगा ईरान इस पूरी लड़ाई को? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना कितने दिन खींच पाएगा, मगर ये है कि ज़रूर कि वो उनकी कोशिश ये है कि ये इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक युद्ध में बने रहने की उनका प्लान है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका और इजराइल के पास अथाह ताकत है, लेकिन अमेरिका ने अब ये भी कहा है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी होंगे, अपने सोल्जर्स को भी भेजेंगे। कल देर रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ब्रीफिंग जो थी कांग्रेस की, उसमें इस बात का चर्चा की, और अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है हेक्सेट, वो भी कह रहे थे कि हम मैसिव डिप्लॉयमेंट और दुनिया भर की बातें कि किस तरह से हम करने जा रहे हैं, यानी मैसिव फोर्स, यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करने की उन्हीं ने बात की है। दोनों ही ने जो है अपने अपने पक्ष को साफ कर दिया है कि लड़ाई लंबी चलेगी, ऐसा लगता है कि लंबाई रुकेगी नहीं। दूसरी बात ये भी है कि ये गलत बात है, ईरान कभी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी भी कंट्री के लिए नहीं करता था। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कभी उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। ये एक अमेरिकन इजरायली प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दूसरी बात ये भी है कि वो इस बात को भी डिनाई कर रहे हैं कि उन्हीं ने गल्फ के क्षेत्र में जो सिविलियन ठिकाने हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ईरान ने इसको भी डिनाई किया। उनका है कि वो केवल अमेरिकन इजरायली जो इंटरेस्ट हैं, मैनी बेसिस जो है उन पे अटैक किया, या उनके इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि CIA का एक ऑफिस था, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिस था UAE में, उसके ऊपर और कुछ जगहों पे और उन्हीं ने किया है। पहले तो जो गल्फ नेशंस थे उन्हीं ने कहा था कि वो टफ स्टैंड लेंगे, और गल्फ की ने वार तक की बात कर ली थी। वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि वहाँ के लोगों ने, लेकिन उनके भी स्टैंड में अब थोड़ा सा बदलाव आया है। टर्की जो हुआ है ये भी मैं नहीं समझता कि ईरानियंस जो हैं काफ़ी समझदार हैं कि वो टर्की को भी अपना दुश्मन बना लें और गल्फ को भी बना लें और अमेरिका और इजराइल से भी लड़ें, ये उनकी नीति नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ कतर और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि उन्हीं ने कुछ मोसाद एजेंट्स को भी अरेस्ट किया है। अभी डिटेल नहीं आई है इसकी, बस इतनी न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हमने कुछ मोसाद को एजेंट्स को अरेस्ट किया है, और इनकी बातचीत भी उनके साथ चल रही है। देखिए, अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका की प्रेस्टीज का सवाल है। अमेरिका, ट्रम्प जो है मैसिव फोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कितने दिन खड़ा रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। और तो आगा साहब, इसमें एक सवाल सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि देखिए, ये तो मुश्किल लगता है कि जो पावर है इजराइल और अमेरिका के पास उसका मुकाबला कर भी पाएगा ईरान। तो ऐसे में वो जब तक लड़ सकता है तब तक उसकी अप्रोच क्या होगी? क्या वो अलग अलग कंट्रीज को टारगेट करता रहेगा? आपने बड़ा एक्सप्लेन किया कि जो उनके टारगेट हैं उनको कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बट फिर भी अब है तो सही दुश्मनी, तो आप उसे कैसे करेंगे? किस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? अप्रोच क्या होगी उसकी? देखिए, मुझको ऐसा लगता है जैसे वियतनाम वार थी, इसलिए कि ईरानियंस मुझे नहीं लगता कि सरेंडर करेंगे आसानी से। वो लड़ेंगे, बाद तक लड़ेंगे, काफ़ी देर तक लड़ेंगे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए तो फिर तो और ज़्यादा लड़ाई रहेगी, लंबी चलेगी, और वो निकलने नहीं देंगे इनको आसानी से वहाँ से ईरान से। ईरान का जो प्रॉब्लम है इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि ईरान, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। इजराइल बार बार कह रहा है कि डिसमेंटल कर दो ईरान को, यानी उनका जो
जो कुर्दिश पार्ट है उसको ईरान से अलग कर दो, उनका जो अज़री स्पीकिंग एरिया है उसको अज़रबैजान से जोड़ दो, उनका जो बलूच एरिया है उसको जोड़ दो, तो ईरान में बचेगा क्या? और ये ईरानी जो है ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और आखिर वक्त ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। जब भी उनके ऊपर अटैक हुआ है वो फौरन यूनाइट हो जाते हैं। सद्दाम हुसैन ने जब उन पे अटैक किया था 2080 में, उस समय उनके पास सेना भी नहीं थी। उनकी जो सेना थी वो शाफ ईरान वाली, उसको इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन के लीडर थे उन्हीं ने डिसॉल्व कर दी थी, ये कह के कि अगर ये सेना रहेगी तो दोबारा से कू करके ये सत्ता में आ जाएंगे, जैसे मुसद्दिक के पीरियड में 1953 में हुआ था, फिर दोबारा से वही होगा। इसलिए सेना हटा दी थी। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि इस वक्त ईरान काफ़ी कमज़ोर है, इससे एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए, एक लड़ाई लड़के वहाँ पे प्रो अरब गवर्नमेंट हम बनवा देंगे और विड्रा कर लेंगे 15 दिन में। उनको इस तरह का ख्वाब था, लेकिन 8 साल उन्होंने लड़े, 1 मिलियन लोग मरे थे। मरने वालों में अधिकतर ईरानियन ही थे। तो ये, और उनके ऊपर सब तरह के वेपन का भी इस्तेमाल किया था, बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल बहुत हुआ था। ईरान में मस्टर्ड गैस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थीं जो इलीगल अक्वायर की थी इराक ने किया था। दूसरी बात ये कि फ्रांस ने भी कहा है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं ने भी अपना बड़ा अरमदा वहाँ पे भेज रहे हैं गल्फ में, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। और जर्मनी ने भी कहा है कि ये रिजीम को जाना चाहिए। कल जर्मन चांसलर ने अमेरिका में ये सवाल आप यहाँ पर आगा साहब लेकर आ रहे हैं। मैं पूछ ही लेता हूँ प्रभुदयाल साहब से कि सर, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस दिशा में जाएगी? मैंने कोई अभी पुतिन साहब का बयान भी पढ़ा जिसमें वो ये कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल आप जो वन ऑफ द रीजंस बता रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स हैं और ये हैं, तो बताइए कहाँ मिली आपको, क्या है उसके सबूत दीजिए मुझे। तो क्या आने वाले समय में, और उन्होंने ये भी कहा शायद कि हम इंटरफेयर करेंगे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो क्या रशिया या चाइना जैसे जो कि बैकडोर सपोर्टर्स हैं ईरान के, वो खुल के सामने आएंगे इसमें? खुल के तो सामने आ ही गए हैं। दोनों ने कुछ कुछ कहा है जो ईरान के सपोर्ट में है, लेकिन कितनी सहायता कर सकते हैं? देखिए, रूस तो अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है, उसकी खुद जो वेपन्स कैपेबिलिटी है कम होती जा रही है। चीन जो है उसने काफी कार्गो शिप भेजे हैं, ये रिपोर्ट मैंने देखी थी, हथियारों से भर के, मिसाइल्स भी भेजे हैं चाइना ने। लेकिन अब जब सी रूट्स कट ऑफ हैं तो उसके लिए हैवी वेपन्स भेजना मुश्किल है। सपोर्ट करेगा वर्बली। देखिए विपिन साहब, आपने ये कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं आपने कि जो अमेरिका की जो अपनी वेपन्स कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, यूक्रेन को भेज दिया। अमेरिका की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। वहां पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इतनी ज्यादा है कि ऐसे नहीं सोच सकते कि वहां खत्म हो रही है, बल्कि ईरान की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। और अब ईरान बहुत प्रेशर में है, जरूर लड़ेगा। ईरान जो है वो घुटने टेकने वाला नहीं है, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली नहीं होगी, ये सिर्फ हवा से जो मार है। और कितनी मार से सहेंगे ईरान के लोग? क्योंकि देखिए वहां के जो लोग हैं उन्होंने वैसे ही कई सालों तक सहा। देखिए कुछ महीने पहले बड़े प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है, लोग तंग हैं। देखिए इस्लामिक रेजीम के समर्थन में भी बहुत लोग हैं। मैं ईरान में 3 साल रह चुका हूं, मुझे नहीं पता आप लोग में कितने लोग हैं जो ईरान गए, वहां के लोगों से बात की। मैं 3 साल वहां रहा, मैंने देखा है कि वो सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइडेड है। बहुत से लोग तो हैं जो वहां के रेजीम के पक्ष में, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उसके पक्ष में नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट हुए थे एंटी गवर्नमेंट, इसमें कितने ज्यादा लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये सबने देखा। इसके बारे में आपने रिपोर्ट देखी होगी। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रश्न है ये कि जितनी लंबी लड़ाई चले उतनी ज्यादा क्या वहां के लोगों की सफरिंग होगी? इस वजह से कोई सोल्यूशन फाइंड करना जरूरी है। यह हमें नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के जो हथियार कभी खत्म नहीं होंगे, मार सकता है, या ईरान लड़ता रह सकता है। क्यों?
क्यों ये लड़ाई हुई? कहाँ ये डिप्लोमेसी सिखाती है कि आप ये सोचे कि लड़ते रहने दो? वर्ल्ड हैज टू फाइंड एक सोल्यूशन, क्योंकि अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा और सबसे बड़े विक्टिम्स और सफरर्स ईरान के लोग होंगे। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और न सिर्फ भारत बट ये गल्फ कंट्रीज भी जो है ये कह रहे थे कि सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और हालांकि ईरान ने उन पे वार किया, लेकिन फिर भी वो भी किसी समझौते के पक्ष में है। तो मैं नहीं चाहता कि लड़ाई छिड़ती रहे और हम ये सोचें कि क्या कब बूट्स ऑन द ग्राउंड आएंगे। आज अमेरिका में कांग्रेस में वोट है, सेनेट में वोट है, और हालांकि सेनेट में रिपब्लिकन की मेजोरिटी है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा कि जल्दी से इस लड़ाई का सोल्यूशन आप निकालें। स्वर्ण सिंह जी, तो अब देखिए, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ भी थोड़ा थोड़ा कुछ किया है, ईरान ने सप्लाई रोकी है, वो कितने दिन तक रोक पाएगा, किस तरीके से उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ईरान अपनी कैपेसिटी में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, उसे पता है कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे अभी प्रभुदयाल सर भी कह रहे थे कि रूस आ नहीं सकता, चाइना उस तरीके से सीधे तौर पे मदद नहीं करेगा, तो एक समय पे तो जाके उसको आइसोलेट होना ही है। और फिर उसके चारों तरफ जो अन्य गल्फ कंट्रीज़ हैं वो तो उसके दुश्मन हैं ही। तो ऐसे में हम क्या माने कि अब चाहे वो लंबा खिंचे छोटा खिंचे, लेकिन ईरान की ये सत्ता तो तय है इसका जाना। अब आगे उसके टुकड़े किए जाएं, उसको फिर एक इराक जैसा एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट के साथ चला जाए, क्या फ्यूचर होगा यहाँ से ईरान का? फिलहाल इतना साफ नहीं हुआ कि ईरान की जो सत्ता है वो समाप्त होने जा रही है। इसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात शिपिंग बंद हो जाती है तो वो ईरान को करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जिस तरह से दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हो रहे हैं मिसाइल्स के और ड्रोन्स के, तो शिपिंग की इंश्योरेंस पहले से ही बंद हो जाएगी, हो चुकी है। शिपिंग अपने आप उधर जाना नहीं चाहेगी, एयरलाइंस भी अपने रूट चेंज करेंगी। ऊर्जा के निर्यात में, गैस के निर्यात में पहले से ही कमी आती हुई नजर आ रही है। उनके जो मूल्य कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। ये सब चीजें होती रहेंगी। पर आई थिंक मोटा सवाल जो हम सब पूछ रहे हैं कि युद्ध कब तक चलेगा, और शायद हम कुछ इस तरह के अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ईरान या यूएस के या किसी के हथियार खत्म हो जाएंगे तो क्या उससे युद्ध खत्म होगा। तो उसके जो खास तथ्य अभी सामने हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, वो ये कि 2.5 साल से इजराइल लगातार हमास को जड़ से उखाड़कर समाप्त करने में लगा हुआ है, और शायद अभी तक कोई पूरी उसको गारंटी नहीं हुई कि हमास समाप्त हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखें कि लगातार 20 साल तक अमेरिका तालिबान के विरोध में लड़ा अफगानिस्तान में। इजराइल हिजबुल्लाह को समाप्त करने में लगा रहता है। वो अब फिर से उसने सिर को उठाकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या ईरान हमास, तालिबान या हिजबुल्लाह से कमजोर है या नहीं, ये हमें सोचना होगा। और यदि आपको लगता है कि इन सब से कमजोर नहीं है तो वो शायद युद्ध में लगातार काफी देर तक खड़ा रह सकता है। उसमें एक जो संभावना है वो ये कि यदि अंदर से रिजीम में कोई घुसपैठ हुई है, मोसाद की या CIA की या किसी की भी, जिस तरह से आप देखें कि कैराकास में वेनेजुएला में क्या हुआ कि वो वाइस प्रेसिडेंट से यदि आपका तालमेल बना हुआ था तो आप मदुरो को वहां से निकाल पाए। और ठीक इसी तरह से संभावना है कि यदि यहां भी कोई इंट्रूजन हुआ है, कोई घुसपैठ हुई है किसी तरह की, और नेतृत्व के अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो अंदर से उसको कमजोर कर सकते हैं, या बाहर से जो हमले हो रहे हैं उनको सहायता पहुंचा सकते हैं किसी तरह की, ये संभावना की कुछ अटकलें लगी भी हैं कि किस तरह से ऐसे हो पाया कि अली खमैनी को उसके 40 या 45 दूसरे जो उसके सलाहकार हैं या दूसरे नेता हैं उनके साथ थे, और वहां पर एक बड़ा प्रिसाइज हमला हुआ और वो सभी मारे गए, क्योंकि ये ईरान को शुरू से पता था कि इस तरह की संभावना है, ये इस तरह का हमला हो सकता है। इसीलिए अली खमैनी ने, जैसे खबरों में है, वो सक्सेशन प्लान बनाया था कि यदि वो नहीं रहते या वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते किसी वजह से तो किस तरह से देश को चलाया जाएगा। तो ये इतना जागरूक होने के बावजूद भी यदि इस तरह का बड़ा हमला हुआ और
इजराइल तो कह रहा है कि यदि आप एक नया सुप्रीम लीडर कोई शिया क्लेरिक को बनाएंगे तो वो हमारा निशाना वो भी बन जाएगा, या फिर जो आईआरजीसी के नए कमांडर हैं वो भी हमारे निशाने पर हैं। तो हो जी। सकता है कि लगातार और भी हमले हों, पर ये सोचना कि ईरान अपने आप, जब तक वो सत्ता में लोग बने रहते हैं, अपने आप सरेंडर कर देगा, मुझे लगता है वो मुश्किल लगता है। जो मुझे चिंता ज्यादा नजर आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के अंदरूनी जो उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग 30 या 32% पहुंची हुई है, और उनके नेटो के दोस्त, और आज वेटिकन ने भी कह दिया कि ये चीज बिल्कुल मान्य नहीं है, ये उन्होंने कहा ट्रूली अलार्मिंग है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है। तो वेटिकन, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का एक तरह से सिंबॉलिक हेडक्वार्टर्स मान सकते हैं, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी, और स्पेन, टर्की, ब्रिटेन से तो सीधा टकराव शुरू हो गया। तो नेटो के जो उनके खास दोस्त हैं वो भी एक तरह से पल्लू झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे हालत में लगातार राष्ट्रपति ट्रंप, जब वो अगले महीने जाने वाले हैं बीजिंग, फिर वो तैयारी कर रहे हैं मिड टर्म पोल्स की, तो वो कब तक इस युद्ध को खींच पाएंगे, ये भी मुझे लगता है उतना एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा। बिल्कुल आपने एक सही जगह पे अपना उंगली रखी है स्वर्ण सिंह जी। एक छोटा ब्रेक लूंगा, आनंद जी उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आनंद जी एक छोटा ब्रेक लेना होगा, तुरंत वापस आ जाएंगे एक आध मिनट के अंदर, और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि जो पूरी जंग चल रही है इस वक्त खाड़ी में, इजराइल और अमेरिका और सामने ईरान, तो क्या ये जंग लंबी जाएगी? जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया, या अभी भी वो इंगेज करके रख रहा है, क्या थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई, या फिर ये एक थोड़े वक्त की बात है और ये सब कुछ न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखाई देगा? ब्रेक से पहले काफ़ी एनालिसिस हुआ। यहाँ पर अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखा, उस पर आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी आनंद जी। ये मैं सिर्फ दो तीन चीजें कहूंगा। एक चीज तो स्वर्ण सिंह ने जो बात की हरमुज की, बार बार अगर आप देखिए रिपोर्ट्स, आज की जो रिपोर्ट्स हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि हरमुज को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जो है वहां पे शिप्स को एस्कॉर्ट कर रही है। और जहां तक इंश्योरेंस की बात की स्वर्ण सिंह जी ने, तो इंश्योरेंस भी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस भी दे रही हैं, कोई ऐसे कोई रुकावट इंश्योरेंस में भी नहीं है। तो मैं एक चीज तो ये क्लियर करना चाहता था कि हरमुज जो है बड़ा क्लियर है, वहां पे शिपिंग हो रही है और यूनाइटेड स्टेट नेवी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। दूसरी बात, आपके पैनलिस्ट ने बार बार यहाँ बात की रजीम चेंज की, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ कहा है कि हम ईरान में भी वही फार्मूला लगाना चाहते हैं जो हमने वेनेजुला में लगाया है। हम कोई रजीम चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है। रजीम चेंज अगर करना होगा तो वहाँ की आवाम करेगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहाँ पे हार्ड लाइनर्स जो हैं वो ना आए, लिबरल्स आए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी रजीम में से जो लिबरल्स हैं वो उठ के आए। हम बाकी इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहते कि वहां पे प्रेसिडेंट कौन बने, वहां की सत्ता किसके पास और किसके बाद ना आए। और आगा साहब ने बात कही कि ईरान की ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है। मेरा सिर्फ आगा साहब से यही सवाल है कि क्या ईरान ये कहेगा कि हाँ जी मैंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है और हमने जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है? मेरे ख्याल कोई भी कंट्री जो है ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा अगर उसने किया भी है। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप इजराइल की बिल्डिंग्स को देखिए जो गिरी हैं, इजराइल के जो लोग मरे हैं उनको देखिए, जो सिविलियंस की डेथ हुई आप उनको देखिए। आप सिर्फ ये कह देना कि ईरान के मीडिया ने कहा है कि हमने कोई सिविलियन नहीं मारा है, हमने कोई सिविलियन पर अटैक नहीं किया है, तो ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है आपकी, और आप प्लीज इसको चेक करिए। जी अच्छा, मैं एक बार जनरल सिवाज के पास जाना चाहता हूँ। सिवाज साहब, एक हम जो पावर एनालिसिस कर रहे थे ईरान को लेके, मैं एक बयान अभी इस बीच जब आप लोगों की बातचीत हो रही थी तो देख रहा था, और जब पिछले साल जून वाला जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें दावा किया था इजराइल ने कि उसने जितने स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर उसमें ऑलमोस्ट उसकी 70 से 80% जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो या तो वो दावा कुछ मिसकैलकुलेटेड था, या फिर जो हम देख रहे हैं वो इतनी बड़ी कैपेसिटी ईरान ने बना ली थी कि 20% में भी वो हमें इतनी दिखाई दे रही है। एनी आइडिया सर? हाँ बिल्कुल, देखो विपिन, इसमें ये है कि सच्चाई ये है कि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं वो अंडरग्राउंड है।
और वो लॉन्चर आते हैं ऊपर और ये मिसाइल फायर करते हैं और फिर लॉन्चर अंदर चले जाते हैं। तो ये इजराइल का दावा कि पिछली बार उसने ईरान की 60 to 70% ये कैपेबिलिटी जो थी मिसाइल की खत्म कर दी थी, मुझे लगता है वो सही नहीं है। ईरान के पास अभी भी 4 से 5 हजार के करीब मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं, उसका वो इस्तेमाल करेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि जो यूएस है और इजराइल है उसकी साइबर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी एयर पावर बड़ी अच्छी है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो ज्यादा दिन ईरान रुक तो नहीं पाएगा, पर ईरान जितना लंबा खींच सकता है खींचेगा। 3 चीजें मैं बताऊंगा कि जो इफेक्ट इस बार बदली है। इन्होंने क्या किया है कि अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया इस बार। IRGC के 31 हिस्से बना लिए, वो एक प्रकार डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो पहले स्टेटेड एम थे, जो पॉलिटिकल स्टेटेड एम थे अमेरिका के, वो 3 थे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना ईरान को, सेकंड है रेजिम चेंज करना, और तीसरा था जो प्रॉक्सीज को हेल्प करते हैं उसको खत्म करना। ये सच्चाई है कि रेजिम चेंज का बदलाव आया। इसका मतलब जो अमेरिका भी गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, उसकी वजह यह है उसको पता है कि रेजिम चेंज हो नहीं सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो। और बूट्स ऑन ग्राउंड आप देखें क्या हुआ था इराक में, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, वो नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई जो जितनी कैपेबिलिटी अभी है वो ईरान कितने लंबा लड़ेगा। मुझे लगता है जब तक उसके पास जमावड़ा है, वो कितना है वो कोई भी एस्टिमेट नहीं कर सकता, मगर कुछ एक समय जब तक वो लड़ सकता लड़ेगा और वो रीजनल वार करेगा। क्या न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना मतलब रीजनल इंस्टेबिलिटी वर्ल्ड के लिए भी खतरा है, क्योंकि ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो इजराइल के लिए नहीं, ये मिडिल ईस्ट में जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके। ये भी सुनने में आया जो हमला किया है इजराइल और यूएस ने, इसका कहीं ना कहीं सऊदी ने भी प्रेशराइज किया था अमेरिका को। ये तथ्य कितने सच हैं ये कोई बता नहीं सकता। तो ये सच्चाई है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जो फोर्दो, नताज और इफ्शान के अंदर पिछली बार जब उसके हमलों में जैसे अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है वो उसमें कहीं कमियां रह गई हैं। 400 केजी इनरिच यूरेनियम 60% से वो शिफ्ट कर चुके थे। क्या वो न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं? हाँ, अगर वो 90% उसको इनरिच कर लेते हैं और जितना 400 केजी से ऊपर है 10 से 11 बना सकते हैं, मगर इनके पास वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कमी है। क्या ये और कुछ कर सकते हैं? डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। डर्टी बॉम्ब जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी इतनी जरूरत नहीं होती, और वो बनाया तो वो भी खतरा है। तो ये सच्चाई है कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी इसकी बर्बाद जरूर होनी चाहिए, जिससे ये न्यूक्लियर, बाकी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। और प्रॉक्सी जो है वो हिजबुल्ला और होतीस को, जो इजराइल है वो अब हमले करना है। लेबनान के अंदर हमले स्टार्ट है, हिजबुल्ला को और प्रेशराइज, जैसे हमास को उसने किसी हद तक खत्म कर दिया है, वो चाहेगा कि हिजबुल्ला और होती रेबल को भी इसी समय खत्म किया जाए कि आने वाले टाइम में ये इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रवीण साहब। जी जी, आगा साहब, अब क्योंकि ये बात चल रही है कि वॉरफेयर और तमाम चीज़ें, हथियार वगैरह, और शुरुआत जब पहला दिन था युद्ध का तब धमकी आई थी कि ईरान की तरफ से कि हम ऐसे हथियारों से हमला करेंगे कि दुनिया ने पहले कभी देखे नहीं होंगे। तो क्या सचमुच उनके पास ऐसा कुछ है या फिर एक टैक्टिक्स थी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, आगे भी नहीं कह सकते, बट क्या कुछ ऐसा हो सकता है? आशंका है न्यूक्लियर भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर उनके पास है, इसलिए कि कोई भी रिपोर्ट किसी भी मुल्क से ऐसी नहीं आई है। सबने यही कहा है कि बना सकते हैं, क्षमता है, टाइम लगेगा बनाने में। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था कि हमने पूरी तरीके से इनकी जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको बर्बाद कर दिया है जून की लड़ाई में। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो दोबारा से बनाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमने दोबारा से युद्ध की। देखिए, न्यूक्लियर एक बहाना है, दरअसल ऑयल मसला है पीछे इसके। ईरान के पास बहुत बड़ा तेल और गैस के भंडार हैं, और ये आप देखिए कौन कौन से देशों में से लड़ाई हो रही है, उन सभी देशों के पास है। वेनेजुएला में उन्हीं ने रिजीम चेंज की, बदला वहां पे जो कुछ भी किया, तेल वहां पे, तेल के सबसे बड़े भंडार उनके पास पाए जाते हैं।
फिर उसके बाद ईरान के पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, और यही नहीं बल्कि इससे मिला हुआ सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के देशों में भी बहुत बड़ा तेल और गैस के भंडार और दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ईरान में भी बहुत और भी दूसरे मिनरल्स हैं। फिर उसके अलावा ये है कि ये ग्रीनलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे भी नीचे बहुत ज़्यादा तेल और गैस है। इनकी पॉलिसी ये है कि ग्लोबल ऑयल जो है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ग्रेटर कंट्रोल की ये बात करते हैं, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब ऑयल कंपनीज के पास होनी चाहिए, न कि ओपेक डिसाइड करे और वही मार्केट भी डिटरमिन, प्राइस भी इस तरह से वही लोग प्रोडक्शन के हिसाब से डिवाइस होगी। फिर वो ऑयल को एज ए वीपन भी यूज़ करना चाहते हैं, जिस कंट्री पे चाहेंगे सैंक्शन लगा सकते हैं, जिसको हटा सकते हैं, कहीं ला सकते हैं। रशियन ऑयल, ईरानियन ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल बहुत दिनों से सैंक्शंस की वजह से मार्केट में नहीं आ पा रहा। तो टोटल इनकी बेसिक जो नीति है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, क्या ये काफ़ी समय से ये बात चल रही है कि ऑयल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेस अमेरिका के कंट्रोल में होने चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि उनके पास कोई वीपन है या कुछ ऐसा है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट्स उनके रिट्रीट किए थे हमारे साथी जो हमें अक्यूज कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हाँ, दूसरी बात ये है कि IRGC जो है उनकी, ये बहुत कमिटेड फोर्स है और बड़ी संख्या में है, और ये रिलीजियसली भी मोटिवेटेड है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ेगी जिसके अंदर बहुत मैं समझता हूँ कि अगर ये सरेंडर आसानी से नहीं करने वाले ये लोग हैं, इस तरह के हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनका कोई गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ से ज़्यादा मुझको जो डर है वो इस बात का है कि इनके जो एलाइज हैं वो ऑयल असेट्स जो हैं सऊदी अरेबिया, UAE और ख़ास तौर से कतर के अंदर, इनको वो काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। उनकी पास क्षमता भी है, उनकी भी है, और 20% ऑयल यहाँ से जाता है। जी, तो क्विकली मैं एक कंक्लूडिंग सवाल पूछ लेता हूँ। आपने जो बात उठाई उससे प्रभुदयाल साहब 1 मिनट रहेगा शायद हार्डली हमारे पास, कि क्या ईरान पे अगर कंट्रोल आ जाता है अमेरिका का, इराक आप बहुत पहले मिटा चुके हैं उस तरीके से ईरान को, तो फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में चला जाएगा? वही तो अमेरिका चाहता है। देखिए, आनंद आहूजा साहब ने कहा कि रेजिम चेंज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रंप ने 28 फरवरी को जब ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया तो उन्होंने साफ साफ कर दिया था ये कि रेजिम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव है, और उन्होंने IRGC को मैसेज दिया था कि आप अपने जो हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, और नहीं तो बाद में जो आपके साथ होगा वो बहुत बुरा होगा। तो ये रेजिम चेंज के लिए संदेश नहीं था, तो क्या उन्होंने पूरी कोशिश की है कि रेजिम चेंज हो। अमेरिका का जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो यही है कि ईरान में जो रेजिम बदले और ईरान फिर से ऐसे रास्ते पे चले जैसे अमेरिका चाहता है। अब पूरी तरह से देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब वो ईरान नहीं रहा कि वो पपेट ऑफ अमेरिका हो जाए। अमेरिका चाहते हैं कि वो रजा शाह का बेटा जो है वो क्राउन प्रिंस आ जाए। नहीं, मैं ईरान में रह चुका हूँ, वहां के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना वो इस्लामिक रेजिम के साथ खड़े होना चाहते। वो कहते थे कि हमें क्यों नहीं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मिल सकता। वो चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो ये उसका ये वकालत करते हैं कि जो चेंज हो तो ऐसा हो कि ईरान में डेमोक्रेसी आए। बिल्कुल। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्या वहाँ डेमोक्रेसी आती है, रेजिम चेंज होता है तो किस तरीके का होता है। लेकिन अभी तो जिस मूल सवाल से हमने शुरू किया था कि ये जंग आगे कितने दिन और चलनी है, नेता अपने अपने असेसमेंट दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सरप्राइजेज यहाँ पहले भी आए। तो क्या कोई और सरप्राइज आएगा, चाहे वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो फिर ईरान की तरफ से हो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा एरिया पश्चिम एशिया का, गल्फ का, जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए क्योंकि ऑयल वहाँ से आता है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आज भी ड्राइव करता है। तो सबकी नज़रें इस पर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।